नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। लखनऊ से इस बीच बड़ी खबर, जहां पर मिलावटी मसालों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश भर में एफएसडीए की छापेमारी, 813 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं। 50 लाख से ज्यादा के 283.5 क्विंटल मसाले जब्त किए गए। लखनऊ में स्पाइस क्राफ्ट कंपनी से मसाले सीज किए गए। तो इसमें बड़ी जानकारी आपके साथ साझा करें। कानपुर में हल्दी मिर्ची पाउडर पर बड़ी कार्रवाई की गई है। गाजियाबाद, चंदौली, अयोध्या और मिर्जापुर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। बिना लाइसेंस स्पाइस यूनिट बंद और कई ब्रांड जांच के घेरे में बने हुए हैं। नामी मसाला और दूध कंपनियां भी एजेंसियों के रडार पर हैं। सबसे बड़ी जानकारी, मिलावटी मसालों पर योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। प्रदेश भर में एफएसडीए की छापेमारी हो रही है। 50 लाख से ज्यादा के 283 क्विंटल मसाले और लखनऊ में स्पाइस के अलग अलग जगह पर ये छापेमारी की गई है। हल्दी मिर्ची पाउडर का भी सैंपल लिया गया। लखनऊ, गाजियाबाद, चंदौली, अयोध्या और मिर्जापुर अलग अलग जगहों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। बिना लाइसेंस और मसालों में मिलावटी को लेकर ये छापेमारी की जा रही है। मिलावटी मसालों पर एक्शन में है योगी सरकार। प्रदेश भर में एफएसडीए की छापेमारी, 50 लाख से ज्यादा के 283 क्विंटल मसाले जब्त किए गए। लखनऊ में स्पाइस क्राफ्ट कंपनी में भी छापेमारी हुई है। कानपुर में हल्दी मिर्ची पाउडर पर बड़ी कार्रवाई हुई है। गाजियाबाद, चंदौली, अयोध्या और मिर्जापुर में भी ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बिना लाइसेंस स्पाइस यूनिट बंद करने के निर्देश दिए जाने, साथ ही नामी मसाले और तमाम कंपनियां अब घेरे में हैं, जांच के घेरे में है। लगातार छापेमारी की जा रही है। अलग अलग जिलों में ये छापेमारी हो रही है। मिलावटी मसाले को लेकर प्रशासन, सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। और इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। साइबर अपराध के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इंटरनेशनल साइबर गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। फर्जी एयरलाइन टिकट बुकिंग के नाम पर करोड़ों की ठगी की जा रही थी। सेक्टर 63 पुलिस ने 13 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन समेत कई डिजिटल उपकरण भी बरामद किए गए। गूगल एड्स और फेसबुक पर चलाए जाते थे ये फर्जी विज्ञापन, और ऐसे में अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को निशाना बनाया जा रहा था। एयरलाइन प्रतिदिन बनकर सस्ते टिकट का झांसा देते थे। करीब 10 करोड़ रुपए के लेन देन का भी खुलासा हुआ है। दरअसल विदेशी नागरिकों से ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। नोएडा पुलिस को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है। सेक्टर 63 थाना पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 13 लैपटॉप, 16 मोबाइल फोन और अन्य डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। पुलिस जांच में सामने आया कि यह गिरोह गूगल एड्स और फेसबुक पर फर्जी विज्ञापन चलाकर अमेरिका और यूरोप के नागरिकों को निशाना बनाया जाता था। आरोपी खुद को एयरलाइन कंपनी का प्रतिनिधि बताकर सस्ते हवाई टिकट बुकिंग कराने का झांसा देते थे और फिर विदेशी नागरिकों से ऑनलाइन ठगी की जा रही थी। जांच के दौरान करीब 10,50,000 अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए के लेन देन का खुलासा हुआ है। पुलिस अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन का भी जांच कर रही है। नोएडा पुलिस की इस कार्रवाई को साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो नोएडा में इंटरनेशनल साइबर गैंग का भांडाफोड़ किया गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रमेश, साइबर गैंग लगातार एक्शन मोड में है। एक के बाद एक अलग अलग जगह से ठगी के मामले सामने आ रहे हैं, और ऐसे में नोएडा से इंटरनेशनल साइबर गैंग का पुलिस ने भांडाफोड़ किया है। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही, कितने लोग थे इस गैंग में? रमेश, अरे अगर बात करें इस गैंग की तो इसमें 13 सदस्य काम कर रहे थे। उनके द्वारा विदेशों में बैठे हुए लोगों को ठगा जाता था, और ये ठगी बड़ी आसान तरीके से करते थे। ये गूगल ऐड और फेसबुक पर ऐड देकर उसमें एडवर्टाइज देते थे कि हम डिस्काउंट पर आपको एयर टिकट प्रोवाइड कराएंगे। तो यानी कि विदेश में सस्ते एयर टिकट प्रोवाइड कराने के नाम पर ये लोग ठगी करते थे। और इनके द्वारा जो ठगी की गई है उसके खाते में जब लेन देन चेक किया गया तो तकरीबन 10 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ था। क्योंकि वो डॉलर में लेन देन हुआ था, इसलिए बड़ी संख्या थी।
और 10 करोड़ से अधिक का इन्होंने लेन देन किया था और 10 करोड़ से अधिक की ये ठगी कर चुके थे। 13 सदस्य इस पूरे मामले में गिरफ्तार हुए हैं और थाना 63 पुलिस के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है कि जिस तरीके का डिजिटल अरेस्ट आजकल चल रहा है, साइबर फ्रॉड चल रहा है, तो ऐसे में जब साइबर फ्रॉड की बात आती है तो सेक्टर 63 पुलिस के द्वारा ये साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और ये सेक्टर 63 में अपना ऑफिस लेकर संचालित करते थे और इनके द्वारा विदेशी नागरिकों के साथ ठगी की जाती थी। ऐसे में जब शिकायतों का अनावरण होना था तो पुलिस को जानकारी मिली कि ये सेक्टर 63 में ही संचालित कर रहे हैं, तो पुलिस के द्वारा इन 13 सदस्य को गिरफ्तार करा। इनके पास से मोबाइल पकड़े गए और साथ ही साथ लैपटॉप और कंप्यूटर वगैरह भी इनके पास से मिले हैं। और देखिए जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट की बात करें, डिजिटल अरेस्ट लगातार और नोएडा के अंदर हर एक दिन छोड़ के दूसरे दिन ऐसी खबरें आती रहती हैं और साइबर फ्रॉडों की खबरें आती हैं। ऐसे में साइबर जो फ्रॉड करते हैं उनके खिलाफ बड़ी कड़ी कार्रवाई करने के लिए नोएडा पुलिस लगातार एक्शन लेती रहती है, लेकिन ऐसे में सेक्टर थाना पुलिस के द्वारा ये जो बड़ा एक्शन लिया गया, ये बहुत काफी बड़ा एक्शन। लेकिन जिस हिसाब से आउट ऑफ इंडिया के लोगों को निशाना बनाना, लाखों की ठगी करना और टिकट बुकिंग के नाम पर ये ठगी करना, इससे ये माना जाए कि ये गैंग बहुत बड़ा हो सकता है और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ऐसे में पूरे गैंग की तलाश के लिए, पूरे गैंग की जानकारी के लिए पुलिस क्या क्या एक्शन ले रही है, क्योंकि लगातार साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, हर कोई इसका निशाना बन रहा है। रमेश देखिए इस गैंग के जो 13 सदस्य हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और जो अन्य सदस्य हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है कि कितने और कितने सदस्य इस गिरोह में काम कर रहे थे, क्योंकि 13 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है वो नोएडा सेक्टर 63 से हुई है और वो एक ऑफिस लेके संचालित करते थे। इनके द्वारा गूगल ऐड और फेसबुक ऐड के माध्यम से विदेशी नागरिकों के द्वारा सस्ते एयर टिकट का झांसा देकर ठगी की जाती थी, यानी कि सस्ती हवाई यात्रा के नाम पर यह बड़ी ठगी की जाती थी। ऐसे में जो विदेशी नागरिक इसके शिकार होते थे उनके द्वारा जब शिकायत की गई और पुलिस को इस मामले की जानकारी हुई कि ये सेक्टर 63 से पूरा गिरोह संचालित है, तो गिरोह के 13 सदस्य को गिरफ्तार करा है और साथ ही साथ इनके पास से मोबाइल और लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं और आने वाले समय में पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है कि इस प्रकार का और भी कोई अगर गिरोह संचालित है या फिर साइबर ठगी करने वाले जो और सदस्य हैं उनको भी जल्द ही जल्द हिरासत में लिया जाएगा और पुलिस के द्वारा कड़ा एक्शन लिया जाएगा। ऐसे में अगर हम बात करें साइबर फ्रॉड की, साइबर फ्रॉड को लेकर तमाम अवेयरनेस नोएडा पुलिस के द्वारा चलाया जाता है। एक साथ ही साथ 2 सोशल मीडिया अकाउंट भी खोले गए हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, जिन पे AI से जनरेटेड वीडियो बनाए गए हैं और साफ तौर पे कहा गया है कि किसी भी साइबर फ्रॉड में ना फंसे। लेकिन मामला यहाँ पे ये हमारे देश का नहीं, हमारे ये विदेशी नागरिकों के साथ था, क्योंकि अमेरिका में या फिर अन्य किसी कंट्री में बैठे विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करना, वो भी नोएडा के सेक्टर 63 से ठगी करना, ये बड़ा मामला था। लेकिन जैसे ही पुलिस की नजर में पूरा मामला आया, पुलिस ने एक्शन लेते हुए 13 आरोपियों को गिरफ्तार करा और इनको जेल भेज दिया है। और अब आने वाले टाइम में पुलिस भी जांच कर रही है कि आगे की जो स्थिति रहेगी, अगर अन्य भी जो इसके आरोपी होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा और इस प्रकार के कोई भी अगर गैंग संचालित हो रहे हैं तो उन पे भी कड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल रमेश, और ऐसे में देखना ये बहुत जरूरी हो जाता है, बेहद जरूरी हो जाता है कि इस गैंग के पीछे क्या मास्टरमाइंड कोई और भी है, क्योंकि इतने बड़े लेवल पर इसको ऑपरेट करना इंडिया के अलावा आउट ऑफ इंडिया के लोगों को इसका शिकार बनाना, तो ये बड़ा गैंग हो सकता है, इसका फैलाव दूर दूर तक हो सकता है, कोई बड़ा मास्टरमाइंड इसके पीछे हो सकता है, क्योंकि लगातार डिजिटल अरेस्ट जैसी खबरें सामने आती हैं। आम जनता को इसका शिकार बनाया जाता है, कभी गूगल एड्स के जरिए, कभी फेसबुक के जरिए, तमाम ऐप्स के जरिए लोगों को अपना शिकार बनाया जा रहा है। हालांकि अलर्ट किया जा रहा है लोगों को, उसके बावजूद भी इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं। रमेश और देखिए जो साइबर फ्रॉड की बात करें, साइबर फ्रॉड को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा अवेयरनेस प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी बताया जाता है कि आप साइबर ठगी से बचे और किस तरीके से आपको बचना है, किस तरीके से साइबर जो ठग है वो ठगी का शिकार बनाते हैं। तो ऐसे में लोगों को जागरूक करने का काम पुलिस के द्वारा किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी लापरवाही से भी जो लोग हैं, नागरिक हैं, वो इस चीज के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे विदेशी नागरिकों की, विदेशी नागरिकों को ऐसे में देखना ये जरूरी हो जाता है कि पुलिस अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लेती है। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपका रुख करेंगे। और उस बीच बड़ी खबर नोएडा से सामने आ रही, जहां पर जेवर एयरपोर्ट पर तैयारियां अंतिम चरण में। AI के विमान के सफल परीक्षण उड़ान संपन्न हो गई है और ऐसे में रनवे नेविगेशन और ILS सिस्टम की जांच भी की गई है। ग्राउंड ऑपरेशंस और विमान डॉकिंग का सफल ट्रायल हुआ है। इंडिगो विमान से भी परिचालन प्रक्रिया का अभ्यास पूरा कर लिया गया है। उधर ईंधन, बैगेज हैंडलिंग और एरो ब्रिज सिस्टम परखे गए हैं।
संचालन से पहले सभी विभागों को अलर्ट मोड पर भी रखा गया है। पहली कमर्शियल फ्लाइट के साथ वीवीआईपी आगमन की संभावना है। जेवर एयरपोर्ट शुरू होने से एनसीआर और पश्चिमी यूपी को बड़ा फायदा हो सकता है। तस्वीर बड़ी जानकारी, जेवर एयरपोर्ट पर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। एएआई के विमान की संपन्न हो गया है रनवे नेविगेशन और तमाम वो सिस्टम जिसकी सफल परीक्षण किया गया है। ग्राउंड पर तमाम वो तैयारियां कर ली गई हैं, अंतिम चरण में है। और एएआई विमान की सफल टेस्ट फ्लाइट संपन्न हुई है। अब तैयारियां हैं कि ये पहली फ्लाइट कब होगी, क्या तैयारियां की गई हैं, क्या क्या सुरक्षा के लिहाज से क्या क्या इंतजाम किए गए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रमेश परिहार लगातार हमारे साथ बने हुए। रमेश, सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि पहली फ्लाइट कब टेक ऑफ करेगी, क्या कुछ तैयारियां हो गई हैं, क्योंकि पहले से ट्रायल वो तमाम तैयारियां पहले से संपन्न कर ली गई हैं। चंद घंटे बचे हैं जब पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। रमेश, देखिए आर्य, अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करें, जेवर एयरपोर्ट में कल सुबह पहली फ्लाइट 8 बजकर कुछ मिनट पर नोएडा से लखनऊ की ओर उड़ान भरेगी और इंडिगो की यह फ्लाइट होगी। और इस फ्लाइट के अंदर जो यात्रा करने वाले लोग हैं वो नोएडा के व्यवसायी होंगे, आसपास के लोग हैं और कुछ इंस्टीट्यूट के बच्चे भी होंगे। तो हालांकि अभी देखिए जो जेवर एयरपोर्ट की जो स्थिति है, अगर आपको बता दें, सारी जो इस व्यवस्था है वो कंप्लीट कर दी गई है। चाहे वो रनवे हो, चाहे वो नेविगेशन हो, चाहे वो एटीसी का टावर हो, या फिर चेक इन का चेकआउट का काम हो, या फिर लगेज का हो, या फिर जो फ्लाइट हैंडलिंग का काम है, ग्राउंड स्टाफ का जो काम है, वो उन सभी चीजों का ट्रायल कर दिया गया। यानी कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पूरी तरीके से जहाज उड़ाने के लिए एकदम तैयार है। और कल, आज से 24 घंटे के बाद, कल सुबह 8:30 बजे के करीब पहली फ्लाइट जो उड़ेगी वो लखनऊ के लिए रवाना होगी और उसके बाद फिर 9 बजे एक फ्लाइट उड़ेगी, वो बेंगलोर के लिए रवाना होगी। हालांकि अभी कयास लगाए जा रहे थे और जेवर विधायक की तरफ से सरकार को एक चिट्ठी भी लिखकर कहा गया है कि अगर पहली फ्लाइट में पॉसिबल हो तो एक किसानों के लिए, जो जेवर एयरपोर्ट के जो किसान हैं, उनको भी इसका हवाई यात्रा कराया जाए। अगर ऐसा होता है, उसकी अनुमति मिलती है, तो उनके लिए एक अलग से सुबह 9 बजे फ्लाइट चलाई जाएगी जो कि नोएडा से उड़कर वो लखनऊ जाएगी। अगर ऐसा उसको अनुमति मिल जाती है तो, लेकिन अभी अनुमति नहीं मिली है और सुबह 8 बजे पहली फ्लाइट रमेश, लेकिन ये देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि जेवर एयरपोर्ट से ये पहली फ्लाइट टेक ऑफ करेगी। कल सुबह का वो समय होगा, चंद घंटे बचे हुए हैं। ऐसे में क्या माना जाए कि इस फ्लाइट पर वीवीआईपी गेस्ट हो सकते हैं या फिर कोई अधिकारी वगैरह हो सकते हैं, या फिर जो किसानों की बात की जा रही थी कि उन्होंने अपनी जमीन दी है तो उनको इस फ्लाइट के जरिए लखनऊ की यात्रा करवाई जाए। क्या कुछ अभी इस पे निकल कर सामने आया है, कोई अपडेट सामने आया है कि इस पहली फ्लाइट में आखिरकार कौन होगा? अरे देखिए, पहली फ्लाइट की बात करें तो वो उसमें नोएडा के व्यवसायी होंगे, वो यात्रा करेंगे। साथ ही साथ कुछ शैक्षणिक संस्थानों के बच्चे होंगे और साथ ही साथ कुछ ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वो भी उसमें यात्रा करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी किसी वीवीआईपी मूवमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई वीवीआईपी मूवमेंट है, क्योंकि ये सामान्य रूप से टिकट बुकिंग कर इस यात्रा की जाएगी। इस फ्लाइट की पहली फ्लाइट है, यानी कि 15 जून को, जो कल 24 घंटे बाद सुबह 8 बजे पहली फ्लाइट लखनऊ के लिए उड़ान भरेगी, उसके बाद फिर बैंगलोर के लिए उड़ान भरेगी। तो ऐसे में अभी कोई वीवीआईपी मूवमेंट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कोई बड़े नेता कोई इसमें सफर करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। हालांकि सामान्य लोगों के लिए ये जेवर एयरपोर्ट इंटरनेशनल बनाया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आसपास के जो जिले हैं, चाहे मथुरा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे बुलंदशहर हो, गाजियाबाद हो, नोएडा हो, और इसके लिए ये इन आसपास के इलाके के जो लोग हैं उनके लिए ये एयरपोर्ट एक तरीके से जीवनदायिनी होगा और एक अच्छा सुगम यात्रा कराने के लिए माध्यम भी बनेगा। साथ ही साथ अगर जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी की बात करें, आर्या, जेवर एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी के लिए गवर्नमेंट के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 100 बसें चलाई गई हैं, जो कि ई बसें हैं, बैटरी संचालित बसें हैं, फुली एसी बसें हैं। मतलब कंफर्ट का पूरा ध्यान रखा गया है और यात्रियों की कनेक्टिविटी सुनिश्चित की गई। इसके साथ साथ ऐप बेस्ड जो टैक्सी होती है वो भी चलाई जा रही है, उनका भी ध्यान रखा जा रहा है कि जो ऐप बेस्ड टैक्सी है वो वहां से प्रोवाइड कराई जाए, ताकि एयरपोर्ट से लोगों की कनेक्टिविटी आसान हो सके। और जब कल पहली फ्लाइट सुबह उड़ेगी तो तब देखने लायक माहौल होगा और सबकी निगाहें उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर होंगी। सबकी निगाहें होंगी कि जब वो पहली फ्लाइट, क्योंकि जो रनवे है वो बन चुका है, और अगर बात करें एटीएस के द्वारा भी पूरी जांच कर ली गई है। साथ ही साथ अगर वहां पे सभी ग्राउंड स्टाफ की बात करें, वो भी तैयारी पूरी कर ली गई है।
तो जब वो कल बिल्कुल पहली रमेश, फ्लाइट और उड़ेगी सभी की निगाहें तो इस पर हैं, तमाम तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन कल सुबह का वो समय होगा जब पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। बहुत बहुत धन्यवाद रमेश तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल रुकेंगे छोटा सा ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हादसे, देखते रहिए चैनल न्यूज। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। हर रोज हो जाता हूँ लेट, साफ नहीं होता है मेरा। अबे घोचू, अथा इंडिया को मालूम है, पेट दफा हर रोग दफा। पिछले 12 वर्षों में दिल्ली मेट्रो को विश्व स्तरीय बनाने का ये सपना सच किया है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन ने। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की ग्राउंड प्लानिंग इस रफ्तार को और आगे बढ़ा रही है। फेज 4 के तहत कुल 6 नए कॉरिडोर्स, जनकपुरी वेस्ट से आरके आश्रम, एरोसिटी से तुगलकाबाद, मजलिस पार्क से मौजपुर, इंद्रलोक से इंद्रप्रस्थ, लाजपत नगर से साकेत और रिठाला से नरेला तक मेट्रो का जाल लगातार बिछ रहा है, जिससे दिल्ली में इंटरचेंज स्टेशनों की संख्या 29 से बढ़कर सीधे 43 होने जा रही है। ड्राइवरलेस तकनीक, आधुनिक कोच और प्रदूषण मुक्त सफर, मेट्रो स्टेशनों से घर तक आसान पहुंच के लिए लास्ट माइल ई बस, प्रधानमंत्री मोदी जी की विकास नीति और रेखा गुप्ता जी की कर्मठता से रफ्तार पकड़ रही है हमारी दिल्ली। चाहे कितनी ही मुश्किल रास्ते पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज। डॉक्टर ऑर्थो सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ गवर्नर ऑन 12 जून। हमारी शादी के बाद तो 4 ही दिन में छाले निकल आए थे हाथों में। इसका हाथ देखो, महीना भर से चमक रहा है। काहे कि घर में तब सुविधा ना रही, और अब शौचालय है, पानी है, गैस भी है घर में। अभी काम भी करेगी और नाम भी विश्वास है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यूपी के कौशाम्बी खरारी थाना क्षेत्र के लहना गांव में शनिवार को दर्दनाक घटना सामने आई। मां की डांट से नाराज किशोर अंकित कुमार घर की दूसरी मंजिल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सत्यनारायण प्रजापत ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया है, परिजनों से पूछताछ की और हर पहलू से जांच की जा रही है। लेकिन किशोर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कौशाम्बी से दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां पर एक किशोर ने मां की डांट से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है घर की दूसरी मंजिल पर कमरे में फांसी लगाकर युवक ने आत्महत्या की है। हालांकि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता धर्मेंद्र सोनकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, बताया जा रहा है कि एक युवक ने आत्महत्या कर ली है मां की डांट से परेशान होकर। क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रही है, क्या कुछ पूरा मामला है धर्मेंद्र? बता दें, कौशाम्बी के करारी थाना क्षेत्र के लाना गांव में उस समय हल्का बन गया। अम्मा ने अपने बेटे को अंकित कुमार जो 12 वर्षीय है उसको किसी बात को लेकर डांट फटकार लगाई। इसको लेकर के आहत होकर बच्चे ने दूसरे मंजिल कमरे में गया और वहां पे फांसी लगा ली। और काफी देर तक जब बच्चे की माँ देखी नहीं आया तो बच्चे की माँ जब ऊपर छत पे गई कमरे में तो
लटकता हुआ बेटे का शव पाया, जिससे हड़कंप मच गया। क्षेत्र के लोग एकत्रित हो गए। सूचना में पहुंची करारी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं सूचना में पहुंचे पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी सत्यनारायण प्रजापति ने मौके पर पहुंच के जांच पड़ताल जारी कर दी है। बताया जा रहा है प्रथम दृष्टि से कि आत्महत्या की गई, लेकिन फिर भी उसके बाद भी पुलिस अधीक्षक कौशाम्बी के द्वारा हर पहलू पे जांच कराई जा रही है कि आखिर इसके पीछे क्या राज था। और इसके बाद पुलिस का यही कहना भी है कि पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो चलिए सीधा लिए चलते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ तो जनता दर्शन, जनता दरबार लगा रहे हैं, लोगों फरियादियों से मिल रहे हैं। क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं आपको दिखाते हैं, लेकिन आपको ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जिसमें दूर दूर से लोग आए हुए हैं अपनी अपनी फरियाद लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ लोगों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि इनकी समस्याओं का निस्तारण तुरंत किया जा सके। गोरखपुर से ये सीधा तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर जनता दरबार लगाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ हमेशा की तरह फरियादियों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। सभी फरियादी दूर दूर से आए हुए हैं, अपनी अपनी समस्याओं को लिखित में सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंप रहे हैं और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनकी समस्याओं से रूबरू होकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दे रहे हैं ताकि उनकी समस्याओं का निस्तारण ऑन द स्पॉट यानी कि तुरंत किया जा सके। तो गोरखपुर से यह सीधा तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ फरियादियों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। महिलाएं पहुंची हुई अपनी अपनी समस्याओं को लेकर लिखित में अपनी अपनी समस्याएं सीएम योगी आदित्यनाथ को उनसे रूबरू करवा रही हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ भी हमेशा की तरह जनता दरबार में उन तमाम फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर सीतापुर से है जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग केस में बड़ी कार्रवाई की गई है। गोली चलाने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल के नेतृत्व में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। एसओजी और हरगांव पुलिस टीम की संयुक्त कार्रवाई की गई है। हरगांव, नहर कोठी, खंडहर से आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। चुनावी रंजिश में बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई थी। इस बीच बड़ी जानकारी, आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस और खोखा बरामद कर लिया गया। गोली चलाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बीजेपी नेता पर फायरिंग केस में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से तमंचा, खोखा, तमाम वो असला भी बरामद किए गए। हरगांव नहर कोठी की यह घटना बताई जा रही है जहां पर बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई थी और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अजय सिंह हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अजय, बीजेपी नेता पर फायरिंग की गई थी और आज इस पूरे मामले में आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, क्या कुछ अपडेट? जी बिल्कुल, बता दें कि सीतापुर जिले के हरगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत बनिहार गांव में भाजपा नेता संजय के बताए जा रहे थे, उनके ऊपर जो है जानलेवा हमला किया गया। इस हमले में उनके जो है गोली लगी थी, जिसके बाद तीनों आरोपी फरार बताया जा रहा है। तो प्रधानी चुनावी को लेकर के इस तरीके से रंजिश बताई जा रही थी। हालांकि पुलिस अधीक्षक जो है अंकुर अग्रवाल और उनके द्वारा जो गठित की गई थी उसको बड़ी सफलता मिली है। हरगांव नहर की जो खंडहर कोठी थी वहां से तीनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपियों को कल जो है न्यायालय में पेश किया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद अजय तमाम सारी जानकारी देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए चैनल न्यूज।